तो भारत के लेबर लॉज में ना एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा बदलाव हो रहा है। आज हम बात करने वाले हैं नए सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के बारे में। ये एक ऐसा कानून है जो देश के करोड़ों कर्मचारियों के काम करने और जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। जरा सोचिए, पहले सोशल सिक्योरिटी के लिए कोई एक कानून नहीं था, बल्कि 9 अलग अलग कानून थे, मतलब एक पूरा उलझा हुआ जाल। अब क्या हुआ है, इन सबको मिलाकर एक सिंगल कोड बना दिया गया है, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी उलझे हुए जाल से निकलकर सभी के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करना। तो इस नए कोड का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है? वो ये है कि अब इसके दायरे में पहले से कई ज्यादा लोग आ गए हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे हुआ? इसका जवाब छिपा है कर्मचारी या एम्प्लॉय शब्द की परिभाषा को बदलने में। और इस नई और कह सकते हैं काफी बड़ी डेफिनेशन का सीधा मतलब यह है कि लाखों वर्कर्स पहली बार सोशल सिक्योरिटी के नेट में आए हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन नया शामिल हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं गिग वर्कर्स की। ये वो लोग हैं जो ट्रेडिशनल 9 से 5 वाली जॉब नहीं करते, जैसे कि फ्रीलांसर्स हो गए, डिजाइनर्स या फिर जो किसी खास प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। अब उन्हें भी कानूनी सुरक्षा का कवर मिलेगा। इसके बाद आते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स। सोचिए उन ऐप बेस्ड ड्राइवरों और डिलीवरी पार्टनर्स के बारे में जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कितना आसान बना देते हैं ना। ये कोड उन्हें पहली बार फॉर्मल तौर पर मान्यता देता है और सुरक्षा देता है। आज की डिजिटल इकोनॉमी के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। और हाँ, एक और अहम ग्रुप है फिक्स टर्म एम्प्लॉइज, यानी वो लोग जो एक फिक्स्ड टाइम के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। अब उन्हें भी परमानेंट कर्मचारियों की तरह ही उनके काम के हिसाब से प्रो राटा बेसिस पर बेनिफिट्स मिलेंगे। ये बराबरी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ओके, तो ये तो हो गई बात कि कौन कौन इस दायरे में आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसका असल में वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स पर क्या असर पड़ेगा। चलिए 3 सबसे बड़े गेम चेंजिंग अपडेट्स को देखते हैं। देखिए, ये सच में एक ऐतिहासिक बदलाव है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी तौर पर सोशल सिक्योरिटी देना मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य कर दिया गया है। ये उन लाखों लोगों के लिए एक नया सेफ्टी नेट है जो अब तक इस सिस्टम से पूरी तरह बाहर थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जिन्हें हम एग्रीगेटर्स कहते हैं, उन्हें अब अपने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% एक सोशल सिक्योरिटी फंड में डालना होगा। ये बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं ग्रेजुएटी की। यहाँ भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बदलाव आया है। देखिए, पहले क्या था कि ग्रेजुएटी के लिए आपको कम से कम 5 साल लगातार एक ही जगह नौकरी करनी पड़ती थी। ये एक तरह का लॉयल्टी बोनस था। लेकिन अब फिक्स टर्म कर्मचारियों को उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से प्रो राटा ग्रेजुएटी मिलेगी, चाहे उन्होंने 5 साल पूरे किए हों या नहीं। मतलब ये अब लॉयल्टी बोनस नहीं, बल्कि एक कमाया हुआ अधिकार बन गया है। अच्छा, इस कोड का एक और मकसद है चीजों को आसान बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना। अब देखिए, कंपनियों को अलग अलग जगह कई तरह के फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। अब एक ही ऑनलाइन पोर्टल है, श्रम सुविधा पोर्टल, जहां सारा काम हो जाएगा। इससे एम्प्लॉयर्स के लिए नियमों को फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सवाल ये है कि इन सब बदलावों का आखिर मतलब क्या है? भारत में काम के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं और क्या इसे लागू करना इतना आसान होगा? क्योंकि देखिए, लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन सफर तो अभी शुरू ही हुआ है। तो चलिए फटाफट से रीकैप करते हैं कि इसके सबसे बड़े फायदे क्या हैं। एक तरह से 4 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहला, सोशल सिक्योरिटी का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दूसरा, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को फॉर्मल पहचान मिली है। तीसरा, कंपनियों के लिए कंप्लायंस आसान और डिजिटल हो गया है। और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को भी अब आनुपातिक लाभ मिलेंगे। लेकिन जैसा कि हर बड़े बदलाव के साथ होता है, यहाँ भी कुछ चुनौतियां हैं। मतलब राह इतनी आसान भी नहीं है।
सबसे बड़ी चुनौती है वर्कर्स और छोटे एम्प्लॉयर्स के बीच जागरूकता की कमी। फिर पूरे देश में एक मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, साथ ही अलग अलग राज्यों को भी तेजी से नियम बनाने होंगे, और आखिर में इन नई स्कीमों के लिए एक पक्का फंडिंग मॉडल भी बनाना होगा। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं, क्या ये कोड सिर्फ कागजों से निकलकर हकीकत में भारत के हर एक वर्कर तक सोशल सिक्योरिटी पहुंचा पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें वक्त ही देगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये सही दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा और बेहद जरूरी कदम है। नमस्कार। आज हम भारत के नए सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ये एक ऐसा कानून है जिसके बारे में काफी चर्चा है और जिसका असर देश के करोड़ों कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं पर पड़ने वाला है। हमारे पास इस पर सरकारी दस्तावेज है, कुछ नियमों के हिस्से भी हैं और कुछ विश्लेषण नोट्स। तो आज इस बातचीत का मकसद है इस काफी बड़े और सच कहूं तो कुछ हद तक उलझे हुए कोड की मोटी-मोटी और जरूरी बातों को समझना। ये क्या है, किसके लिए है और असल जिंदगी में इसके मायने क्या है। कोशिश रहेगी कि इसे सरल भाषा में समझें। बिल्कुल। ये कोड भारत में सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी का पूरा नजारा बदलने की क्षमता रखता है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें खास क्या है और ये हम सबको कैसे प्रभावित कर सकता है, चाहे हम कर्मचारी हों या नियोक्ता। ये असल में सामाजिक सुरक्षा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 है क्या? क्या ये कोई बिल्कुल नया कानून है या कुछ पुराना ही है नए रूप में? हाँ, ये सवाल अच्छा है। देखिए, ये बिल्कुल नया तो नहीं कह सकते, बल्कि कई पुराने कानूनों का एक कह सकते हैं मिला जुला रूप है। सरकार ने पहले से चले आ रहे 9 अलग अलग श्रम कानूनों को मिलाकर ये एक कोड बना दिया है। 9 कानून? हाँ जी हाँ, 9। इनमें प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ वाला कानून, ईएसआई यानी कर्मचारियों की स्वास्थ्य बीमा योजना वाला कानून, महिलाओं के मातृत्व अवकाश से जुड़ा कानून और ग्रेच्युटी जैसे कई जाने पहचाने कानून शामिल हैं। मकसद शायद यही था कि कानूनों की जो उलझन थी वो कम हो और थोड़ी एकरूपता आए। और इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना। मतलब सिर्फ संगठित क्षेत्र यानी बड़ी कंपनियों या फैक्ट्रियों में काम करने वाले स्थायी या कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी ही नहीं, बल्कि पहली बार असंगठित क्षेत्र के मजदूर और आजकल जो बहुत चर्चा में हैं गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, उनको भी इसके दायरे में लाने की कोशिश की गई है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि दायरा बढ़ाया जा रहा है, खासकर गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, जिनकी बात पहले नहीं होती थी। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब देश के हर काम करने वाले को पीएफ, ईएसआई जैसी योजनाओं का फायदा मिलेगा? क्योंकि असलियत में तो बहुत सारे लोग छोटी दुकानों या छोटे कारोबारों में काम करते हैं, उनका क्या? यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, इरादा तो बेशक सबको शामिल करने का है, कोड की भाषा तो यही कहती है, लेकिन इसमें एक पेंच है, जैसा आपने कहा। जो मुख्य और सबसे स्थापित योजनाएं हैं जैसे पीएफ, वो अभी उन्हीं जगहों पर लागू होती हैं जहां 20 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। अच्छा, तो वो लिमिट अभी भी है? जी, वो लिमिट अभी भी है। इसी तरह ईएसआई, मैटरनिटी बेनिफिट और ग्रेच्युटी जैसी योजनाएं उन जगहों पर लागू होती हैं जहां 10 या ज्यादा कर्मचारी हैं। तो हाँ, गिग और प्लेटफॉर्म जैसे नए तरह के काम करने वालों को जोड़ा गया है, जिसे हम कह सकते हैं कि दायरे को चौड़ाई में बढ़ाया गया है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। लेकिन जो बहुत छोटे कारोबार हैं जहां 10 या 20 से कम लोग काम करते हैं, वहां के कर्मचारी अभी भी इन बड़ी योजनाओं से बाहर रह सकते हैं। तो पूरी तरह से सबको कवर करने में, जिसे वर्टिकल यूनिवर्सलाइजेशन कहते हैं, उसमें अभी भी कुछ फासले बाकी हैं। समझ गई। मतलब दायरा बढ़ा है पर सबके लिए नहीं, शर्तों के साथ। अब आते हैं परिभाषाओं पर। सुना है कि कर्मचारी किसे माना जाएगा, इसकी परिभाषा में बड़ा बदलाव हुआ है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ, ये एक बहुत ही बुनियादी बदलाव है। कोड में कर्मचारी यानी एम्प्लॉय की परिभाषा को काफी फैला दिया गया है। अब इसमें सिर्फ परमानेंट नौकरी वाले नहीं, बल्कि प्रोबेशन पर काम करने वाले, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले, एक निश्चित समय के लिए रखे गए कर्मचारी यानी फिक्स टर्म, अच्छा, खुद का काम करने वाले यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर और यहां तक कि दूसरे राज्यों से आकर काम करने वाले प्रवासी मजदूर भी शामिल माने गए हैं। ये दायरा पहले के कानूनों से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर कौन है? जरा और आसान शब्दों में समझाएंगे। आजकल बहुत सुनने में आता है ये। जैसे आजकल हम ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं या ऐप से टैक्सी बुक करते हैं, क्या वो लोग इसमें आते हैं? बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। गिग वर्कर वो है जो किसी एक कंपनी के पेरोल पर बंधा हुआ नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट के हिसाब से या कह लीजिए फ्रीलांस टाइप काम करता है। और प्लेटफॉर्म वर्कर वो है जो किसी ऑनलाइन ऐप या वेबसाइट, जिसे प्लेटफॉर्म कहते हैं, उसके जरिए काम पाता है और ग्राहकों तक पहुंचता है। जैसे आपने कहा, फूड डिलीवरी वाले या राइड शेयरिंग कैब ड्राइवर। अच्छा, कोड पहली बार इन्हें कानूनी पहचान देता है और कहता है कि इनके लिए भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं होनी चाहिए। साथ ही उन कंपनियों को भी परिभाषित किया गया है जो ये प्लेटफॉर्म चलाती हैं, जिन्हें एग्रीगेटर कहा गया है। एग्रीगेटर, ठीक है। और ये निश्चित अवधि रोजगार या फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? जो लोग कुछ महीनों या साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं। हाँ, वही। कोड इसे साफ तौर पर परिभाषित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे कर्मचारियों को भी परमानेंट कर्मचारियों जैसे ही फायदे मिले, खासकर ग्रेच्युटी के मामले में। ग्रेच्युटी में
कैसे? पहले ग्रेचुटी के लिए 5 साल लगातार नौकरी करनी पड़ती थी, हाँ, ये तो पता है। लेकिन अब फिक्स टर्म वाले कर्मचारियों को उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर, चाहे वो 1 साल का ही क्यों ना हो, उनकी सेवा के समय के अनुपात में, मतलब प्रो राटा बेसिस पर ग्रेचुटी मिलेगी। अरे वाह, ये तो सच में बड़ा बदलाव है उनके लिए। जी हाँ, ये एक अहम बदलाव है। ये तो हुई कर्मचारियों की बात। एक और बड़ी चर्चा मजदूरी या वेजेस की परिभाषा को लेकर है। सुना है इसमें भी कुछ ऐसा है जिसका असर कर्मचारियों की जेब और कंपनियों के खर्चे दोनों पर पड़ेगा। ये क्या मामला है? जी हाँ, ये शायद कोड के सबसे प्रभावी बदलावों में से एक है और इस पर काफी बहस भी हुई है। कोड सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए मजदूरी की एक समान परिभाषा लाया है। इसमें मूल वेतन यानी बेसिक पे, महंगाई भत्ता यानी डीए और रिटेनिंग अलाउंस अगर मिलता है तो शामिल हैं। ठीक है। लेकिन कई तरह के भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, एचआरए, ओवरटाइम का पैसा, बोनस, आने जाने का भत्ता, कन्वेंस अलाउंस वगैरह इस परिभाषा से बाहर रखे गए हैं। मतलब वो मजदूरी नहीं माने जाएंगे। अच्छा, तो ये सब भत्ते बाहर है। फिर पेच कहाँ है? पेच है एक शर्त में जिसे 50% वाला नियम या 50% प्रोविजो कह रहे हैं। यह नियम कहता है कि अगर किसी कर्मचारी की कुल कमाई मतलब टोटल रेम्युनरेशन में ये बाहर रखे गए भत्ते जैसे एचआरए, बोनस आदि 50% से ज्यादा हैं, हाँ, तो जितनी रकम 50% से ऊपर होगी उसे भी मजदूरी का हिस्सा माना जाएगा। ओ अच्छा, मतलब अगर भत्ते ज्यादा हैं तो उसका कुछ हिस्सा बेसिक सैलरी जैसा माना जाएगा। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि पीएफ और ग्रेचुटी जैसी कटौतियां और भुगतान ज्यादा मजदूरी पर आधारित होंगे। इससे कर्मचारियों का पीएफ योगदान बढ़ सकता है और रिटायरमेंट पर ज्यादा ग्रेचुटी मिल सकती है, जो अच्छी बात है। हाँ, ये तो अच्छा है। लेकिन साथ ही कंपनियों की देनदारी, उनकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। इसलिए कंपनियों को अपनी सैलरी बनाने का तरीका, जिसे सैलरी स्ट्रक्चर कहते हैं, उसे शायद रिव्यू करना पड़े। अच्छा, तो ये 50% वाला नियम वाकई सोचने वाला है। कंपनियों को ध्यान देना होगा इस पर। चलिए, अब कुछ मुख्य योजनाओं पर आते हैं। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, जो शायद सबसे जानी पहचानी बचत योजना है, उसमें क्या खास बदलाव है? देखिए, पीएफ का जो मूल ढांचा है वो काफी हद तक पहले जैसा ही रखा गया है कोड में। ये उन जगहों पर लागू होता है जहां 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों बराबर योगदान करते हैं, जो फिलहाल वेतन का एक तय प्रतिशत जैसे 12% होता है। हाँ, 12%। और इसका कामकाज देखने वाली संस्था भी वही है, केंद्रीय न्यासी बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। हाँ, अब फिक्स टर्म कर्मचारी भी इसके दायरे में आ गए हैं। ये एक विस्तार जरूर है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वही है। और ईएसआई यानी कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ये तो स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी है ना? हाँ, ईएसआई मुख्य रूप से कर्मचारियों और उनके परिवारों को बीमारी, चोट या मातृत्व के समय डॉक्टरी इलाज और कुछ नकद सहायता भी देती है। ये उन जगहों पर लागू होती है जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं। 10 या ज्यादा? जी। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि अगर किसी फैक्ट्री या कारोबार में खतरनाक काम होता है जिससे जान का खतरा हो, तो वहां सिर्फ एक कर्मचारी होने पर भी ईएसआई लागू हो सकता है। ओह, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, इसका प्रबंधन कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी करता है। योगदान की दरें बदलती रहती हैं, लेकिन ड्राफ्ट नियमों में नियोक्ता के लिए 3.25% और कर्मचारी के लिए 0.75% प्रस्तावित है। ठीक है। महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ, मैटरनिटी बेनिफिट्स के क्या प्रावधान है? आजकल इस पर काफी जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल, मातृत्व लाभ का कानून अब इसी कोड का हिस्सा बन गया है। ये फैक्ट्रियों, खदानों, बागानों और 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली दुकानों या संस्थानों पर लागू होता है। जो महिला कर्मचारी इसके योग्य हैं, उन्हें 26 हफ्तों की पूरी तनख्वाह के साथ छुट्टी मिलती है। 26 हफ्ते? अगर किसी महिला के पहले से 2 या ज्यादा बच्चे हैं तो ये छुट्टी 12 हफ्ते की होती है। अच्छी बात यह है कि अब बच्चा गोद लेने वाली माओं और सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली महिलाओं, कमिश्निंग मदर्स को भी कुछ शर्तों के साथ इसमें शामिल किया गया है। ये बहुत अच्छा कदम है। और एक अहम नियम ये है कि जहां 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, कुछ ड्राफ्ट नियमों में इसे महिला कर्मचारी कहा गया है, इस पर थोड़ी स्पष्टता चाहिए होगी। वहां बच्चों के लिए क्रेच यानी शिशु गृह की सुविधा देना अनिवार्य है। क्रेच की सुविधा भी, ये तो काफी अच्छी बात है वर्किंग मदर्स के लिए। जी बिल्कुल। और ग्रेचुटी, ये वो पैसा है जो नौकरी छोड़ते समय या रिटायरमेंट पर मिलता है। हाँ। इसके नियम अब क्या हैं? आमतौर पर ग्रेचुटी पाने के लिए 5 साल लगातार नौकरी करना जरूरी होता है। हाँ। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, फिक्स टर्म कर्मचारियों के लिए ये 5 साल की शर्त अब नहीं है। हाँ, ये बताया था आपने। हाँ, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर उनकी सेवा अवधि के अनुपात में ग्रेचुटी मिलेगी, चाहे वो 1 साल ही क्यों ना हो। साथ ही अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है या वो किसी दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से अपाहिज हो जाता है, तो भी 5 साल की शर्त लागू नहीं होती और उनके परिवार को ग्रेचुटी मिलती है। अच्छा, ये छूट पहले भी थी शायद मृत्यु या विकलांगता पर? हाँ, ये पहले भी थी और इसे कोड में बरकरार रखा गया है। फिक्स टर्म वाला नया है। समझ गई। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। इनके लिए क्या खास इंतजाम है इस कोड में? ये तो बहुत बड़ी आबादी है हमारे देश की। हाँ, ये वाकई इस कोड का एक क्रांतिकारी पहलू कहा जा सकता है। कोड का एक पूरा अध्याय चैप्टर 9 इन्हीं श्रमिकों के लिए समर्पित है। ये पहली बार है कि कानून इन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को अनिवार्य बनाने की दिशा में इतना बड़ा कदम बढ़ा रहा है। कैसे काम करेगा ये? क्या इन्हें भी पीएफ, ईएसआई मिलेगा? नहीं, इनके लिए एक अलग व्यवस्था बनाई जा रही है। व्यवस्था यह है कि ऐसे हर योग्य श्रमिक को सरकार द्वारा बनाए गए एक ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन? जी, और इसके लिए आधार जरूरी होगा।
फिर सरकार इनके लिए खास सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लाएगी जिन्हें नोटिफाई किया जाएगा। अच्छा, अलग योजनाएं होंगी इनके लिए। हाँ, अलग योजनाएं। इन योजनाओं में जीवन बीमा, विकलांगता बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, बुढ़ापे के लिए पेंशन या आर्थिक मदद, दुर्घटना बीमा और यहाँ तक कि बच्चों के लिए क्रिच जैसी सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं। ये तो पूरी लिस्ट है फायदों की। हाँ, लिस्ट तो काफी व्यापक है। ये सुनने में तो बहुत ही महत्वाकांक्षी लगता है, लेकिन सवाल वही है, इन सब योजनाओं के लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्या सरकार देगी या कोई और व्यवस्था है, क्योंकि ये संख्या तो करोड़ों में होगी। बिल्कुल सही सवाल है, और ये सबसे बड़ा सवाल है भी। पैसे जुटाने के लिए कई रास्ते सुझाए गए हैं। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पैसा लगा सकती हैं। कुछ योजनाओं में शायद श्रमिकों को भी थोड़ा योगदान करना पड़े, ये अभी साफ नहीं है। कंपनियों के CSR फंड का इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, CSR फंड भी। हाँ, और सबसे नया और दिलचस्प है एग्रीगेटर का योगदान। एग्रीगेटर मतलब वो प्लेटफॉर्म कंपनियां। जी हाँ, कोर्ट कहता है कि वो कंपनियां जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाती हैं, जैसे कैब सर्विस या फूड डिलीवरी एप्स, उन्हें इन गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए बनने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पैसा देना होगा। कितना पैसा देना होगा? ये योगदान उनके सालाना टर्नओवर का 1 से 2% के बीच हो सकता है, लेकिन इस पर एक ऊपरी सीमा भी है। ये रकम उन वर्कर्स को दिए गए कुल भुगतान के 5% से ज्यादा नहीं होगी। 1 से 2% टर्नओवर का या 5% पेमेंट्स का, जो भी कम हो शायद। हाँ, कुछ ऐसी ही गणना है। ये एक बिल्कुल नया फंडिंग मॉडल है जिसकी सफलता देखनी होगी। मतलब अब ये प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियों की भी जिम्मेदारी होगी। और इन योजनाओं को चलाएगा कौन? क्या इसके लिए अलग से बोर्ड या संस्थाएं बनेंगी? हाँ, इसके लिए एक पूरा ढांचा बनाया जा रहा है। नेशनल लेवल पर एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनेगा और हर राज्य में भी राज्य स्तर के बोर्ड बनेंगे जो खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए काम करेंगे। अच्छा, नेशनल और स्टेट लेवल बोर्ड। जी, और खास बात यह है कि जब ये बोर्ड गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स से जुड़े मामलों पर विचार करेंगे तो उन बैठकों में इन प्लेटफॉर्म कंपनियों यानी एग्रीगेटर्स के नुमाइंदे और खुद इन वर्कर्स के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। ये तो अच्छी बात है कि सभी पक्षों को शामिल किया जाएगा। हाँ, कोशिश तो यही है। तो ये तो काफी सारे बोर्ड और संस्थाएं हो गईं। इनका पूरा प्रबंधन, कंपनियों से पैसा लेना, लोगों तक फायदा पहुंचाना, ये सब कैसे चलेगा? कंपनियों की क्या मुख्य जिम्मेदारियां होंगी इसमें? हाँ, ये एक जटिल प्रशासनिक ढांचा होगा। देखिए, कोड ने एक पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश की है। PF के लिए पहले से बोर्ड है, ESI के लिए ESIC है। हाँ। अब असंगठित और गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नए बोर्ड होंगे। भवन निर्माण मजदूरों के लिए भी अपने कल्याण बोर्ड है, तो कई संस्थाएं मिलकर काम करेंगी। ठीक। और कंपनियों की जिम्मेदारियां? जहां तक नियोक्ताओं यानी कंपनियों की बात है, उनकी कई जिम्मेदारियां तय की गई हैं। सबसे पहले तो जिन पर यह कोड लागू होता है, उन्हें सरकार के श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन? जी, उन्हें अपने कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। हाजिरी, तनख्वाह, छुट्टियां, कोई दुर्घटना हुई हो तो उसका ब्यौरा वगैरह। ये रिकॉर्ड डिजिटल या कागज पर हो सकता है। काम की जगह पर जरूरी नोटिस लगाने होंगे और हर कर्मचारी को सैलरी स्लिप देनी होगी। सैलरी स्लिप जरूरी है? हाँ, बिल्कुल। और सबसे जरूरी, समय पर PF ESI का पैसा जमा करना और ऑनलाइन रिटर्न भरना होगा। कोड ये भी साफ करता है कि कंपनी अपने हिस्से का PF ESI का पैसा कर्मचारी की तनख्वाह से नहीं काट सकती, वो गैर कानूनी है। ये तो ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी इन सरकारी योजनाओं जैसे PF या ESI से बाहर रहना चाहे? मान लीजिए वो पहले से अपने कर्मचारियों को बहुत अच्छी सुविधाएं दे रही हो, क्या कोई छूट मिल सकती है? हाँ, इसके 2 मुख्य रास्ते दिए गए हैं कोड में। पहला है शामिल होने या बाहर निकलने का विकल्प, जिसे ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कहते हैं। अगर किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या तय सीमा से कम है, जैसे PF के लिए 20 से कम, तो भी वो कंपनी और उसके ज्यादातर कर्मचारी मिलकर चाहें तो आपसी सहमति से PF या ESI योजना में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, कम होने पर भी जुड़ सकते हैं? हाँ, इसी तरह अगर कोई कंपनी कम से कम 5 साल से इन योजनाओं में है, तो वो और उसके ज्यादातर कर्मचारी आपसी सहमति से बाहर निकलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, इतनी आसानी से नहीं होता। और दूसरा रास्ता? दूसरा तरीका है छूट यानी एग्जेम्पशन लेना। अगर कोई कंपनी ये साबित कर दे कि वो अपनी खुद की योजनाओं के जरिए कर्मचारियों को सरकारी योजनाओं के बराबर या उनसे बेहतर फायदे दे रही है। बराबर या बेहतर? हाँ, कानून की भाषा में सब्सटैंशियली सिमिलर और सुपीरियर। अगर ऐसा है तो सरकार उसे कोड के कुछ या सभी हिस्सों से छूट दे सकती है, लेकिन इसके लिए शर्तें बहुत सख्त हैं। कैसी शर्तें? जैसे कंपनी का पिछला 3 साल का रिकॉर्ड एकदम साफ होना चाहिए, कम से कम 500 कर्मचारी होने चाहिए, कंपनी की आर्थिक स्थिति यानी नेटवर्थ पिछले 3 साल से पॉजिटिव होनी चाहिए, सारे कर्मचारियों के खाते आधार से जुड़े हों, क्लेम निपटाने का ऑनलाइन सिस्टम हो, वगैरह वगैरह। काफी शर्तें हैं। हाँ, और छूट देने से पहले सरकार संबंधित बोर्ड जैसे PF बोर्ड या ESIC उनसे सलाह भी लेगी, तो ये आसान नहीं है। समझ गई। और अगर कोई कंपनी इन नियमों का पालन न करे तो क्या पहले की तरह इंस्पेक्टर आएंगे, जांच होगी, जुर्माना लगेगा, या कुछ बदला है? यहाँ कोड ने थोड़ा नया नजरिया अपनाने की कोशिश की है। अब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कहा गया है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, इसका क्या मतलब? मतलब उनका काम सिर्फ गलतियां पकड़ना और सजा देना नहीं, बल्कि कंपनियों और कर्मचारियों को नियमों का पालन करने में सलाह और मदद देना भी है। एक तरह से गाइडेंस भी देंगे। जांच के लिए भी एक ऑनलाइन वेब आधारित सिस्टम बनाने की बात है, ताकि सब कुछ पारदर्शी हो और किसी को बेवजह परेशान न किया जाए। रैंडम कंप्यूटराइज्ड इंस्पेक्शंस होंगे। अच्छा, ये तो अच्छी सोच है। हाँ, सोच तो अच्छी है। सजा के मामले में भी कुछ नरमी दिखाई गई है कुछ मामलों में। अगर कोई कंपनी पहली बार
कुछ छोटी मोटी गलती करती है तो उसे सुधारने का एक मौका दिया जाएगा, नोटिस मिलेगा। मतलब सीधे पेनल्टी नहीं। हाँ, कुछ अपराधों के लिए अगर वो तय समय में सुधार लेती है तो मुकदमा नहीं चलेगा। कुछ अपराधों में जुर्माना भरकर मामला निपटाने का विकल्प भी है, जिसे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस कहते हैं। अच्छा, कंपाउंडिंग भी है जी। लेकिन हाँ, अगर कोई गंभीर गड़बड़ी करता है, जैसे कर्मचारी की तनख्वाह से पीएफ का पैसा काटकर सरकार के पास जमा नहीं कराता। हाँ, ये तो सीरियस है, बिल्कुल। तो उसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है, जिसमें कम से कम 1 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अगर पैसे के भुगतान को लेकर कोई विवाद है तो उसकी जांच के लिए अधिकारी नियुक्त होंगे और उनके फैसले के खिलाफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। ठीक है, इतना सारा पैसा इन योजनाओं में आएगा जाएगा, इतने सारे बोर्ड बनेंगे, हाँ। इसका हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा? क्या पारदर्शिता रहेगी? अकाउंटेबिलिटी कैसे सुनिश्चित होगी? हाँ, कोड में हिसाब किताब और पारदर्शिता पर भी जोर दिया गया है। हर सामाजिक सुरक्षा संगठन जैसे पीएफ बोर्ड, ईएसआईसी या जो नए बोर्ड बनेंगे, उन सबको अपने खातों का पूरा लेखा जोखा रखना होगा। इसके नियम सरकार सीएजी यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह से बनाएगी। सीएजी ऑडिट करेगा? जी हाँ, इन सभी खातों का हर साल सीएजी द्वारा ऑडिट किया जाएगा। अगर ऑडिट में कोई बड़ी गड़बड़ी या अनियमितता पाई जाती है तो उसे एक स्टैंडिंग कमेटी द्वारा 90 दिनों के अंदर ठीक करके केंद्र सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। तो एक चेक और बैलेंस का सिस्टम बनाने की कोशिश है। ये तो ठीक है, लेकिन ये सब सुनने में तो एक बहुत बड़ा बदलाव लग रहा है। पर जैसा हम जानते हैं, कागज पर बने कानून और जमीन पर अमल होने में अक्सर फासला रह जाता है। क्या इसे लागू करने में कोई दिक्कतें आ रही हैं? प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या हैं? बिल्कुल, और दिक्कतें कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती तो शायद यही है कि ये कोड पूरे देश में एक साथ एक समान रूप से लागू हो पाए, क्योंकि श्रम का विषय कॉन्करेंट लिस्ट में है। मतलब केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। हाँ, तो केंद्र के कोड बनाने के बाद हर राज्य को अपने स्तर पर नियम बनाने हैं और उन्हें लागू करने की अधिसूचना जारी करनी है। इसमें काफी असमानता दिख रही है। कुछ राज्यों ने तेजी दिखाई है, पर कई बड़े राज्यों ने अभी तक ड्राफ्ट नियम भी फाइनल नहीं किए हैं या जारी नहीं किए हैं। तो जब तक सब राज्य तैयार नहीं होते, ये पूरे देश में एक साथ कैसे लागू होगा? यही मुश्किल है। इससे कंफ्यूजन बढ़ सकता है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो कई राज्यों में काम करती हैं। और क्या चुनौतियां हैं? इसके अलावा भी कई चुनौतियां हैं, जैसे छोटे व्यापारियों, छोटे कारखानों और खासकर असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों और उनके नियोक्ताओं तक इस नए कानून की सही जानकारी पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम है। जागरूकता की कमी बहुत है। बहुत लोगों को अभी पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या बदला है। ये तो है। फिर सब कुछ ऑनलाइन और आधार पर आधारित होने से उन लोगों को दिक्कत आ सकती है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट की पहुंच नहीं है या जो डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है। हाँ, डिजिटल डिवाइड एक मुद्दा है। बिल्कुल। फिर असंगठित क्षेत्र की योजनाओं के लिए पैसा कहां से और कितना नियमित रूप से आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। खासकर ये जो एग्रीगेटर योगदान वाला मॉडल है, ये कितना सफल होगा, ये देखने वाली बात होगी। और एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, क्या ये नए बोर्ड इतने बड़े पैमाने पर डेटा संभालने और लोगों तक फायदा पहुंचाने के लिए प्रशासनिक रूप से तैयार हैं? उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी। ये सब बड़े सवाल हैं। जाहिर है इतने बड़े बदलाव पर अलग अलग लोगों की राय भी अलग अलग होगी। मजदूर संगठन यानी ट्रेड यूनियंस और उद्योग जगत, इंडस्ट्री वाले इसे कैसे देख रहे हैं? प्रतिक्रियाएं जैसा आपने कहा मिलीजुली हैं। कई मजदूर संगठन चिंता जताते हैं कि इन नए कोड से कहीं मजदूरों के अधिकार कमजोर ना हो जाएं, खासकर हायरिंग फायरिंग को लेकर। हालांकि वो लेबर कोड के दूसरे हिस्सों में ज्यादा है। उनका यह भी कहना है कि कानून बनाने से पहले उनसे और उद्योग जगत से पर्याप्त त्रिपक्षीय परामर्श यानी ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन नहीं हुआ। और जो रेट है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जुम्मे को याद है, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। अगर अपनी ड्रिंक भी लाने जा रहे हो, कुछ खाने के लिए भी जा रहे हो, आपको स्टेज पूरा बाकायदा दिख रहा है। यू नॉट मिसिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट। वे खासकर असंगठित क्षेत्र की योजनाओं की फंडिंग को लेकर शक जताते हैं कि ये योजनाएं कहीं सिर्फ घोषणा बनकर न रह जाएं। और इंडस्ट्री? दूसरी तरफ उद्योग जगत इस बात का तो स्वागत करता है कि कई कानूनों को मिलाकर एक कर दिया गया है, जिससे शायद नियमों का पालन करना आसान हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े। उन्हें जांच और जुर्माने के तरीकों में कुछ नरमी, जैसे सुधार का मौका देना, कंपाउंडिंग का विकल्प, ये सब पसंद आया है। लेकिन वो भी चिंतित हैं। नई मजदूरी परिभाषा और एग्रीगेटर योगदान से उनकी लागत बढ़ने का डर है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम होने से जो उलझन पैदा हो सकती है, उसको लेकर भी चिंता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हमें सम अप करना हो, ये सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को आज के जमाने के हिसाब से ढालने और खासकर गिग और प्लेटफॉर्म जैसे नए तरह के काम करने वालों को दायरे में लाने की एक बहुत बड़ी और जरूरी कोशिश तो लगता है। मां इरादा तो यकीनन नेक है और वक्त की जरूरत के हिसाब से है, इसमें दो राय नहीं। ये कोड इस हकीकत को मानता है कि काम करने के तरीके बदल रहे हैं, इकोनॉमी बदल रही है और लाखों लोग अब पारंपरिक नौकरी के दायरे से बाहर हैं। लेकिन इसकी कामयाबी, जैसा हमने बात की, इस पर निर्भर करेगी कि ये जमीन पर कैसे उतरता है। क्या सभी राज्य इसे सही ढंग से और एक साथ लागू कर पाते हैं? क्या योजनाओं के लिए लगातार पैसा आता रहेगा? फंडिंग सस्टेनेबल होगी? क्या ऑनलाइन सिस्टम, टेक्नोलॉजी ठीक से काम करेगी? और सबसे जरूरी, क्या सरकार, कंपनियां, मजदूर और ये नए एग्रीगेटर्स सब मिलकर सहयोग करेंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? ये सब देखना होगा। सही कहा। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। ये कोड गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक अलग श्रेणी में लगता है।
उन्हें पूरी तरह कर्मचारी नहीं मानता और उनके लिए एक अलग तरह की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था बनाता है जिसका पैसा मुख्य रूप से एग्रीगेटर कंपनियों से आएगा। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये तीसरा रास्ता, ये थर्ड वे मॉडल इन लाखों वर्कर्स को वाकई में पर्याप्त और लंबे समय तक सुरक्षा दे पाएगा, या फिर आगे चलकर ये सवाल और गहराएगा कि उन्हें कर्मचारी क्यों नहीं माना जाता, उनका क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए, जैसा कि दुनिया के कई देशों में हम देख रहे हैं। कानूनी लड़ाइयां चल रही हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आने वाले समय में निश्चित रूप से काफी चर्चा होगी और शायद बदलाव भी देखने को मिले। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है भविष्य के लिए। आज के इस विस्तार से हुई बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को इस महत्वपूर्ण और कुछ हद तक जटिल कानून को समझने में आसानी हुई होगी। सत श्री अकाल जी, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਡ 2020। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਸਨੇ 9 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਈਪੀਐਫ, ਈਐਸਆਈ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਕੋਡ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਬਲਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ, ਗਿਗ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗਿਗ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਨਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਲ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਣੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ, ਨੋਟਸ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹਨ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੋਡ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, 9 ਐਕਟਸ, ਈਪੀਐਫ, ਈਐਸਆਈ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਉਸਾਰੀ ਸੈਸ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਸਿਨੇ ਵਰਕਰ ਫੰਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਰਲਤਾ। ਹਾਂ, ਟੀਚਾ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੱਕੇ, ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ, ਫਿਕਸ ਟਰਮ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ, ਗਿਗ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੈਰਾਡੌਕਸ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਈਪੀਐਫ, ਈਐਸਆਈ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਈਪੀਐਫ ਲਈ 20, ਈਐਸਆਈ ਲਈ 10। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਕੋਡ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਟ-ਇਨ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਹਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ EMPLOYEE ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪੱਕੇ, ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ, ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ, ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਗ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ? ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਉਜਰਤਾਂ, ਵੇਜਸ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 50% ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ। ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਜਰਤਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਡੀਏ ਤੇ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 50% ਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਓਗੇ ਥੋੜਾ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ HRA, ਬੋਨਸ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਮਤਲਬ ਪੀਐਫ ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਫ ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਘਟੇ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪੀਐਫ ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਘੱਟ ਨਾ ਰੱਖਣ? ਹਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੀਐਫ ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਲਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਉਹ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਉਹ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਐਪ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਅਸਲ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਫਿਕਸ ਟਰਮਸ EMPLOYMENT। ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ? ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਫਿਕਸ ਟਰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੋਡ 'ਚ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚੀ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰੋ ਰੈਟਾ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ,
ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੰਮ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕੈਰੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। EPF ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ। EPF ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 20+ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 10% ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ 12% ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ESI ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ? ESI 10+ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਇਲਾਜ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਤਨਖਾਹ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ, ਅਪੰਗਤਾ ਲਾਭ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਖਰਚਾ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਯੋਗਦਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ 21,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭ ਇਹ ESI 'ਚ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਕਵਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ESI ਲਾਗੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ESI ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਰ 10+ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਲਾਭ ਉਹੀ ਨੇ, 26 ਹਫ਼ਤੇ ਛੁੱਟੀ, ਪਹਿਲੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਫਿਰ 12 ਹਫ਼ਤੇ। ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤੇ 50+ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਕੰਮ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਫਿਕਸ ਟਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ, ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੇ। ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੇਣ ਲਈ? ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ESI 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਮੁਖੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15,000 ਰੁਪਏ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਆਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ। ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ 'ਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੰਡ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ ਤੋਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਤੇ, ਅਪੰਗਤਾ ਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਵਗੈਰਾ। ਕੌਣ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਮਾ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਵਰਗ ਅਸੰਗਠਿਤ, ਗਿਗ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਕੋਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਪਸ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਭ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੋਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਅਪੰਗਤਾ, ਸਿਹਤ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਆਦਿ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੋਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਪੈਸਾ? ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਸਰੋਤ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, CSR ਫੰਡ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਇਹ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 1 ਤੋਂ 2% ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰਨਓਵਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਘੱਟ ਪਰ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਸੁਵਿਧਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਤਨਖਾਹ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ। ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਿਟਰਨਾਂ, PF, ESI ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਆਨਲਾਈਨ। ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ? ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਖਤ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ PFSC ਕੱਟ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਖਤ। ਹਾਂ, ਤੇ ESI ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 25% ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਸ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ? ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਮ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਖਤੀ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤ ਵੀ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਕੋਡ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ? ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਪੋਰਟਲ ਵਗੈਰਾ, ਫਿਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲੀਆਂ? ਪਹਿਲਾ, ਨੌ ਕਾਨੂੰਨ 1 'ਚ ਸਰਲਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਦੂਜਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬਦਲਾਓ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੀਐਫ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਗਿਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਚੌਥਾ, ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋ ਰਾਟਾ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਲਣਾ, ਸਖਤ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਿਆਰੀ, ਫੰਡਿੰਗ, ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਚਲੋ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੋਡ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟਰਨਓਵਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ, ਕੀ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ? ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।